Hello guys, this is Rupesh Kumar and welcome you all in this मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स सॉल्यूशन सीरीज। तो अपन यहाँ पे 2016 से 2005 के जो भी क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन देखते हैं। 2016 से 2005 में जो भी क्लासिकल मैकेनिक्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं। और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है क्लासिकल मैकेनिक्स का। इससे पहले हमने 5-6 लेक्चर अपलोड इसके हो चुके होंगे या फिर हमने तो बना चुके हैं, वो अपलोड होंगे धीरे धीरे, अगर नहीं हुए हैं प्ले लिस्ट में तो ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है जैम 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों, और आई थिंक ये कि एमएसक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो है सेंट्रल फोर्स फील्ड या आप ग्रेविटेशन से कह सकते हैं रिलेटेड क्वेश्चन है। और आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, फिर देखते हैं इसका क्या क्या स्टेटमेंट इन्होंने कह रखा है वो सही है गलत है। तो क्वेश्चन जो है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी U एज ए फंक्शन ऑफ R इज शॉन बिलो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ R यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है और ग्राफ कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड एनर्जी E1 स्टार्टिंग फ्रॉम R विच इज मच मोर ग्रेटर देन A, है ना। आप देख सकते हैं कि एक पार्टिकल, अब यहाँ A जो है वो क्या है दोस्तों, ये पॉइंट A है, ठीक है। ओरिजिन से जो डिस्टेंस है यहाँ तक का पॉइंट A है, मतलब ये डिस्टेंस है, और यहाँ से B डिस्टेंस है, या फिर ऐसा आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट ABC है। तो एक पार्टिकल जो आ रहा है वो इतना डिस्टेंस से आ रहा है जो बहुत ज़्यादा बड़ा है A से, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इसके कंपेरिजन में वो डिस्टेंस बहुत बड़ा है, यानी कहीं इधर से कहीं से आ रहा होगा पार्टिकल, इधर अप्रोच कर रहा है, जिसका मास m1 है, तो एनर्जी E1 है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि एनर्जी का जो E1 का लाइन है, रेफरेंस लाइन को यहाँ पे ऐसे इंडिकेट किया गया है, मतलब जीरो से एनर्जी को इस रेफरेंस लाइन में दिखाया गया है कि यहाँ पे वो मैच कर रहा है E1 एनर्जी। ये मास m1 है, आप देख सकते हैं आ रहा है, ठीक है। मूव्स टुवर्ड्स द ओरिजिन देन। तो अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें पहचानना है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, ये पढ़ते हैं अच्छा से। पहला ऑप्शन है देयर इज ओनली वन टर्निंग पॉइंट फॉर द पार्टिकल। कह रहा है कि इस पार्टिकल के लिए सिर्फ एक ही टर्निंग पॉइंट होंगे। तो ऐसा क्यों होगा देख लेते हैं। ऑफकोर्स ये आंसर सही है, और ऐसा सही क्यों है, क्योंकि देख सकते हैं कि जब पार्टिकल आएगा तो जब पार्टिकल उधर से दोस्तों आएगा, इस तरह से कुछ इस तरह से आएगा, तो इसका टर्निंग पॉइंट एक ही होगा, क्योंकि ये एक ही ऐसा जगह है जहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरह से टर्न होने का जो चांसेस है उसका ऐसी बाउंड्री पे है, तो एक ही बार वो टर्न करेगा। तो आई थिंक दैट्स वाई टर्निंग पॉइंट इज 1। Velocity of the particle starts to increase at r equal to a and reaches its maximum at r equal to c। तो कह रहा है कि इसका जो वेलोसिटी है वो a पे इंक्रीज करना शुरू करेगा, और जैसे पार्टिकल c पे पहुंचेगा इसका वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। दोस्तों ऐसा हो क्या रहा है, देखिए जो a से c का रीजन है उस रीजन में f नेगेटिव है, और चूँकि फोर्स इस रीजन में नेगेटिव है, इसका मतलब जो है एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब दोस्तों भी जो है हमारा पोटेंशियल वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि ए से सी का जो रीजन है यहाँ पे जैसे पार्टिकल इधर आएगा, आप देख सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव होने लगेगा। और एज वी ऑल नो दैट कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी जो होता है हमारा टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम लोग सी पॉइंट की ओर अप्रोच करेंगे, ये जो यू है पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज़्यादा मिनिमम होने लगेगा। ये जितना ज़्यादा मिनिमम और नेगेटिव होते जाएगा, ये टर्म ओवरऑल पूरा पॉजिटिव होते चला जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते चला जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ते चला जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ऑफकोर्स वेलोसिटी बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे ये ए से सी की ओर आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होते जाएगा। फोर्स भी नेगेटिव, फोर्स जो है वो उसके टर्म में भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल एट आर इक्वल टू ए एंड एट आर इक्वल टू बी आर इक्वल। मतलब आप जो यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आर इक्वल टू ए, यहाँ पे एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट बी है। तो कह रहा है कि दोनों ही पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी है वो इक्वल होगा। तो ऐसा क्यों होगा, ऑफकोर्स इक्वल होगा क्योंकि दो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इसका जो फोर्स है दोस्तों जीरो होगा, और इन दो पॉइंट पे अगर फोर्स जीरो होगा मतलब एक्सेलरेशन जो है दोस्तों जीरो होगा, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। आप देख सकते हैं कि इसका वेलोसिटी यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज करेगा या मैक्सिमम पहुँचेगा, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, और डिक्रीज करते करते जब इस पॉइंट पे आएगा तो इसका
पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा मतलब फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि वी ऑल नो दैट F इक्वल टू माइनस dV/dr। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी चूँकि जीरो है तो फोर्स भी जीरो होगा, और फोर्स जीरो होगा इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, क्योंकि आपको मालूम है वी ऑल नो दैट ma फोर्स इक्वल टू ma इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाने का मतलब दोस्तों v जो है कांस्टेंट हो जाएगा, यानी पॉइंट ए और बी पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, यानी सेम होगा। इसका मतलब है दोस्तों कि आपको यस ये सही है कि पॉइंट ए का वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू पॉइंट बी का वेलोसिटी। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ऑप्शन डी में क्या कह रहा है दोस्तों, उसको भी आइए देख लेते हैं। यानी कि अभी तक जो हमारा था दोस्तों ऑप्शंस, यानी कि जो ऑप्शन ए था वो करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। आइए डी के बारे में चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी में कह रहा है द पार्टिकल गेट बाउंडेड इफ इट इलास्टिकली कोलाइड्स विद ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m2 एट r इक्वल टू c, इम्पार्टिंग ए मोमेंटम ग्रेटर दैन √2m2 e1। ठीक है, कह रहा है कि ये पार्टिकल जो है बाउंडेड हो जाएगा अगर ये इलास्टिकली एक पार्टिकल के साथ कोलाइड करता है, इसका मास m2 है और वो कहाँ पे कोलाइड होना चाहिए, पॉइंट सी पे, और ये उसको मोमेंटम भी इम्पार्ट करेगा। कितना मोमेंटम इम्पार्ट करेगा जानते हैं हम लोग, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन 2m2 e1, 2m होता है रिलेशन, मोमेंटम इक्वल टू √2me, दैट्स वाट। तो ऐसा सही है या नहीं भाई? तो भैया ये सही नहीं है, और क्यों सही नहीं है इसका यहाँ पे मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रहा है, तो आप आई होप सो अकॉर्डिंग टू मी ये क्यों नहीं होगा मुझे पता नहीं, मैं यहाँ पे इसको माइंड पे आ भी नहीं रहा है इसका क्या लॉजिक है, तो मैं गलत लॉजिक आपको बताऊँगा नहीं, आप इसके लिए अपने से भी चेक कर सकते हैं ये ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए यहीं तक। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्लैपनर्स में इस तरह के प्रॉब्लम आपको क्लासिकल मैकेनिक्स का जो क्लैपनर कोलेनो की जो बुक है उसमें आपको मिल जाएंगे इस तरह के प्रॉब्लम, वहीं के बेसिकली इस तरह के प्रॉब्लम मिलेंगे आपको। क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं जैम 2016 के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ L, cylindrical rod of length L has a mass density distribution given by ρx इक्वल टू ρ0 1 + x/L, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ जो दिया है वो रोड का दिया हुआ है, चूँकि लीनियर बॉडी है तो मास पर यूनिट लेंथ ही होगा, मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया तो हो नहीं सकता है। ओके, लेकिन डिस्क के केस में अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन बोलता तो हम लोग कंसिडर करते दोस्तों मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, ओके। अगर वॉल्यूम, अगर स्फेयर होता, सॉलिड स्फेयर, और उस केस में अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं दोस्तों, उस केस में तो हम लोग कंसिडर करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इतना आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यानी फिलहाल जो है रॉड है तो उसका ये मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है ρ0 1 + x/L। अब हमसे पूछ रहा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग बहुत ही बेसिक फार्मूला यूज करेंगे, और आशा करता हूँ कि ये जो मैं फार्मूला यहाँ पे यूज करूँगा ये फार्मूला आपको भी आता होगा। सेंटर ऑफ मास का एक बहुत ही कंटिन्यूस बॉडी का अगर हम लोग बात करें, जैसे हमारा जो रॉड होगा वो क्या होगा दोस्तों, इस तरह से सिलेंड्रिकल रॉड है तो हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, कंटिन्यूस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे दोस्तों, एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे एक्स लेंथ का, मान लेते हैं कि हम लोग इस एंड से बात कर रहे हैं, इस एंड से 1 एंड से, तो 1 एंड से हम लोग x डिस्टेंस पे ये रॉड को लेंगे, और जो थिकनेस होगा उसका ये कितना होगा, dx होगा। तो हम लोग 1 एंड से x डिस्टेंस पे dx विथ का एक टुकड़ा काटेंगे और उसका सेंटर ऑफ मास लिखेंगे, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे पूरा 0 से L लेंथ तक के लिए, तो अपना सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा रॉड का। और जो इस तरह के कंटिन्यूस बॉडी है तो दोस्तों उसके लिए जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होता है, चूँकि अभी हमारा केस में रॉड है, तो जो रॉड होता है उसका सेंटर ऑफ मास की अगर आप बात करेंगे तो रॉड चूँकि एक लीनियर 1 डायमेंशनल बॉडी है, तो इसमें सिर्फ सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट ही निकालने से चल जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वाई सी एम जेड सी एम क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। और आपको बताते चले कि जो हमारा कंटिन्यूस बॉडी होता है इसके लिए ओके, सो आप देख सकते हैं कि जो भी कंटिन्यूस बॉडी होता है उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, अगर आप लोग एक्स सी एम की बात करें तो जो हमारा एक्स सी एम होता है उसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन एक्स डी एम डिवाइडेड बाई डी एम, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट ही था, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट था दैट इज़ m1 r1 + m2 r2 बाई m1 + m2 +
तो ऐसे जब डिस्क्रीट बॉडी होते हैं तो हम लोग नीचे सारा मास को जोड़ते जाते हैं m1 + m2, लेकिन कॉन्टिन्यूस बॉडी हो तो एक छोटा सा मास dm लेते हैं उस टुकड़ा का, जिसका अभी हम बात किए थे थिकनेस dx है, और उस छोटा सा टुकड़ा का जो मास dm है उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मास मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो m1r1 है उसके जगह हम छोटा सा मास dm लिए हैं और डिस्टेंस भी x लिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया फार्मूला एक्सीएम का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का s और dm को हम रो dx लिखे हैं। ये कहाँ से लिखे भाई, तो आपको बता दें कि जो छोटा सा टुकड़ा है, ये छोटा सा टुकड़ा का हम लोग अगर बात करेंगे तो जो मास तो जो छोटा सा टुकड़ा है दोस्तों, चूँकि हम लोग अगर मास डेंसिटी का बात करें तो मास डेंसिटी रो क्या हो जाएगा dm/dx, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो छोटा सा टुकड़ा जो छोटा सा टुकड़ा होगा उसका जो मास होगा dm वो कितना हो जाएगा दोस्तों, रो × dx हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रो dx जो है छोटा सा टुकड़ा का मास dm आपको दे देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो छोटा सा टुकड़ा हम लोगों ने लिया है उसका मास dm जो है वो रो dx हो गया, और नीचे भी dm रो dx हो गया, और x ही रह गया। x के आपको हमने बता चुका है कि 1 एंड से रॉड का अगर हम लोग बात करें, रॉड है तो उसका इस एंड से हम लोग यहाँ x डिस्टेंस पे एक छोटा सा टुकड़ा लिए हैं जिसका मास dm है और थिकनेस dx है, ठीक है। तो dx थिकनेस का मास हो गया रो dx। अब आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x का रेंज कहाँ से कहाँ जाएगा, x 0 से लेकर l तक हो सकता है, पूरा रेड का लेंथ है ना। तो हमने देखिए जो इंटीग्रेशन का लिमिट था 0 से l पुट कर दिया है, ऐसा आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप में 0 से l, और x का x और dx का dx, x का x dx का dx। और रो जो है देखिए रो का वैल्यू दिया हुआ था रो0 1 + x/l। ये मैं अपने से नहीं लिख रहा हूँ, रो का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के पास x/l, जहाँ पे l ऑफकोर्स रॉड का लेंथ है जो कांस्टेंट है। नीचे भी देखिए रो dx था तो रो का वैल्यू रो0 1 + x/l और ये dx हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा रो0 है दोस्तों ऊपर में भी कांस्टेंट है और नीचे भी रो0 कांस्टेंट है, तो दोनों इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे और कट जाएंगे, तो हमने पहले ही काट दिया उनको। और उसके बाद क्या होगा, तो x जो है यहाँ अंदर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x 1 से होगा तो x, और यहाँ पे x² तो x + x² और बाहर में dx है। यहाँ पे नीचे रो0 कट चुका है तो 1 + x/l dx बचा। अब आपको इंटीग्रेट करना है, तो दोस्तों x का पावर n का इंटीग्रेशन आपको मालूम होगा कितना होगा, x का पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। आशा करता हूँ इतना आपको आता होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो x है उसका इंटीग्रेशन हो गया x² 2 और x² का हो गया x³ और नीचे में l ऑलरेडी पहले मौजूद था, लिमिट है 0 से l। उसी तरह नीचे पे आप देख सकते हैं 1 का कुछ नहीं तो यहाँ पे dx मल्टीप्लाई होगा तो 1 × dx, तो dx का x हो जाएगा इंटीग्रेशन, और x/l तो l तो कांस्टेंट नीचे रह जाएगा, और x का क्या हो जाएगा ऊपर में x² 2 यानी x² 2l, और पूरा का लिमिट है बच्चों 0 से लेकर l तक। अब हम लोग एक बार x जहाँ जहाँ पे वहाँ पे अपर लिमिट l पुट करेंगे, बीच में माइनस देंगे, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे एक बार लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हम लोग जैसे l 0 रखने से तो चूँकि x यहाँ पे भी x यहाँ पे भी तो 0 + 0 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे भी 0 x दिख रहा है तो 0 0 रखने पे ख़त्म हो जाएगा, तो 0 लेने का कोई मतलब नहीं, सीधा x l ले लें काम चलेगा। तो यहाँ x की जगह l रखेंगे तो l² 2 और यहाँ पे l रखेंगे तो l³ 3l, तो l³ 3l हो जाएगा, l³ 3l। तो फिर देखिए l से यहाँ पे एक l कट जाएगा तो यहाँ l² ऊपर में बचेगा यानी l² 3, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म l² 2 और सेकंड टर्म क्या बचेगा l² 3। उसी तरह नीचे भी l ले लेंगे तो x की जगह l और यहाँ पे l² हो जाएगा x के स्क्वायर के जगह पे, और नीचे में 2l, तो l² 2l, तो l से एक l कट जाएगा तो बचेगा l/2, ठीक है। तो नीचे में बचेगा l + l/2। अब आप देख सकते हैं l² 2 + l² 3 5/6 l² हो गया, और नीचे में l + l/2 3/2l हो गया। l से एक l फिर से कट गया, तो काट छांट के आप देख सकते हैं कि आ गया 10/18l, 10/18l, तो 2 5 × 10 2 9 × 18 यानी 5/9l। तो दोस्तों जो x कोऑर्डिनेट है रॉड का सेंटर ऑफ मास वह आ चुका है हमारा, और आप देख सकते हैं कि कितना आया दोस्तों 5/9l आया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड हो गया 5/9l, जहाँ पे l क्या है दोस्तों, लेंथ ऑफ द रॉड। तो आंसर हो गया हमारा 5/9 और l, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी IIT-JEM 2016 में ही पूछा गया था, और क्वेश्चन को देख के घबराए नहीं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा ना लगे आपको।
तो इसका मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करने जा रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसका सीधा फार्मूला यहाँ पे यूज करूँगा। क्वेश्चन है होमोजेनियस सेमी सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस r इक्वल टू 3 मीटर इज शॉन। आप लोग देख सकते हैं ये होमोजेनियस है, मतलब सॉलिड है, और इसका ये ओरिजिन है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये जो रेडियस है इसका 3 मीटर है। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लेट फ्रॉम ओ इज, तो ओ से जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका डिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट फ्रॉम ओ से हमें सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इसका जो एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास होगा वो 0 होगा ड्यू टू द सिमेट्री, लेकिन वाई एक्सिस में जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा सिमेट्री नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर आप एक्स एक्सिस में बात करेंगे ओरिजिन से तो इधर भी जितना आपको जैसा एरिया दिख रहा है उधर भी दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप वाई एक्सिस में अगर आप सिमेट्री देखने की कोशिश करें तो यहाँ देख रहे होंगे जितना एरिया है उतना इधर नहीं है। तो एक्स एक्सिस सिमेट्री के चलते सेंटर ऑफ मास उधर बैलेंस होगा, नहीं होगा, 0 होगा, और वाई एक्सिस में इसका सिर्फ सेंटर ऑफ मास होगा। तो वाई एक्सिस में इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है दोस्तों, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आता है वो आता है 4r/3π। अगर इसका रेडियस को r मान लें हम लोग इन जनरल, और आप कैलकुलेट करेंगे, आप छोटा सा एलिमेंट लेके थीटा डी थीटा वगैरह पोलर कोऑर्डिनेट वगैरह पे अगर सॉल्व करेंगे लिमिट 0 से पाई 180 डिग्री लेकर, तो बहुत ही बेसिक है क्लास 11 में, तो आता है 4r/3π, ठीक है। इन फिलहाल के केस में हमारा रेडियस जो दिया हुआ है वो 3 मीटर दिया हुआ है। प्लेट जो है उसको आप डिस्क कंसिडर कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, हॉलो के लिए कुछ और होता है। तो 4 और अभी r हमारा रेडियस 3 मीटर है, डिवाइडेड बाई 3π, 3 कट गया यानी 4/5, पाई 22/7 होता है उसका वैल्यू, तो 22 डिवाइडेड बाई 7 सबसे ऊपर चला गया 7, तो 4 × 7/20, मतलब सॉल्व कर लिया है ठेठ भाषा में। तो कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा उम्मीद करते हैं, और नहीं आता है तो कैलकुलेटर है, IITJM में कैलकुलेटर मिलेंगे आपको, तो उसके लिए आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास आ चुका है वाई एक्सिस के अलॉन्ग 1.3 मीटर आया है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये फ्लूइड मैकेनिक्स का है। फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है 2014 का, IIT कानपुर क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अबव द डैश्ड लाइन अटेन्ड बाय द वाटर स्ट्रीम कमिंग आउट एट B। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अबव द डैश्ड लाइन, जो डैश लाइन दिख रहा है उससे कितना मैक्सिमम हाइट ये लोग अटेन करेगा, जो कमिंग आउट है B पे पानी, फ्रॉम ए थिन ट्यूब ऑफ द वाटर टैंक असेंबली शॉन वेयर h इक्वल टू 10 मीटर, L इक्वल टू 2 मीटर एंड थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। दोस्तों क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इस तरह से ट्यूब लगा हुआ है, और ये वाटर टैंक यहाँ से पानी से आ रहा है, यहाँ पे एक ट्यूब लगा है। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्यूब से पॉइंट B पे, यहाँ पे देखिए पॉइंट B है, दिस इज़ द पॉइंट B, यहाँ से पानी निकल रहा है। तो दोस्तों अगर इस ट्यूब से जहाँ से पानी निकल रहा है वहाँ से अगर हम लोग एक बेस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ कर लें, ड्रॉ कर लें, तो पानी जब यहाँ से निकलेगा दोस्तों तो पानी कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। पानी कुछ इस तरह से ऊपर जाएगा और देन डाउन गिरेगा। हमको बताना है कि ये पानी जो है कितना मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ तक ये मैक्सिमम हाइट तक, इस पॉइंट तक मैक्सिमम हाइट तक ये जा रहा है। तो ये जो आप डैश लाइन रेड वाला देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो ये डैश लाइन रेड वाला आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको बताना है कि ये हाइट कितना होगा, ठीक है, ये हाइट आपको बताना है। तो सबसे पहले इसका जो आधा हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमें नॉन है, और ये वाला हाइट सिर्फ हम निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। चूँकि ये जो ट्यूब है दोस्तों आप देख सकते हैं कि ट्यूब का लेंथ L है, और ये जो रेड डैश लाइन आपको दिख रहा होगा इसी से आपको मैक्सिमम हाइट बताना है। इस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट है, यहीं से आपको बताना है कि ऊपर कितना और जाएगा पानी। तो चूँकि ये L है और ये एंगल थीटा गिवन है दोस्तों, तो इधर L/sin थीटा हो जाएगा, यानी ये जो लेंथ होगा वो L/cos थीटा होगा, और ये वाला लेंथ दोस्तों L/sin थीटा होगा, ठीक है। सॉरी, इधर वाला जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ वाला, ये वाला डिस्टेंस L/cos थीटा हो जाएगा दोस्तों, और ये वाला जो है ट्यूब का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इस तरह वाला कंपोनेंट, वो क्या होगा, L/sin थीटा। तो ट्यूब का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, इसका मतलब है कि अगर यहाँ से हम लोग ये जो डैश लाइन आपको दिख रहा होगा, ये जो डैश लाइन आपको दिख रहा है और ये जो डैश लाइन दिख रहा है,
ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें मिल गया, कितना मिल गया दोस्तों, एल साइन थीटा, ठीक है, जैसा आपको यहाँ पे हमने दिखाया भी है। क्लियर है। अब यानी कि ये जो रेड डैश लाइन है उससे यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एल साइन थीटा, आपको ये डिस्टेंस मिल चुका है। अब आपको ये जो डैश लाइन है इससे लेकर ये प्रोजेक्टाइल नेचर जो बना रहा है उसका मैक्सिमम हाइट अगर पता चल गया और दोनों को ऐड कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो वाटर है दोस्तों हमारा पॉइंट बी से निकलने के बाद, पॉइंट बी से मान लीजिए भी वेलोसिटीज निकल रहा है, तो भी वेलोसिटीज निकलने के बाद ये कुछ इस तरह प्रोजेक्टाइल नेचर में देखिए यहाँ पे इस तरह गिर रहा है। तो इस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट अगर हम पता कर लें तो इस लाइन से प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट यानी ये वाला डिस्टेंस पता कर ले और उसमें ये एल साइन थीटा ऐड कर दें तो हमें ये रेफरेंस लाइन से लेकर मैक्सिमम हाइट तक का डिस्टेंस मिल जाएगा कि वाटर कितना दूर जा सकता है उस रेफरेंस लाइन से। तो चलिए मान लेते हैं भी वेलोसिटी से वाटर निकल रहा है तो उसका जो मैक्सिमम हाइट होता है दोस्तों, आपको मालूम है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आप पढ़ेंगे कि अगर ये भी वेलोसिटी से कोई पार्टिकल जा रहा है, ये एंगल थीटा है, तो जो मैक्सिमम एच मैक्स का जो फार्मूला होता है दोस्तों, एच मैक्स कितना होता है, यू स्क्वायर, अगर भी वेलोसिटी भी है तो भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये फार्मूला है, ठीक है। अगर याद नहीं है तो क्लास 11 का कोई भी स्टैंडर्ड बुक देख लें, यूट्यूब में सर्च मार लें, आपको पता चल जाएगा डेरिवेशन कैसे आता है। तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हो गया भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि ये टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक, चूँकि ये हाइट h दिया हुआ है और ये एल साइन थीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, h माइनस एल साइन थीटा, होगा ना, होगा, ऑफकोर्स होगा, क्यों नहीं होगा भाई। तो अगर होगा तो वेलोसिटी कितना होगा दोस्तों, तो चूँकि वेलोसिटी होगा √2g h माइनस एल साइन थीटा, क्योंकि आपको मालूम है कि वेलोसिटी भी कितना होता है दोस्तों, √2g और हाइट कौन वाला हाइट लेंगे दोस्तों, तो हम लोग वाटर जहाँ से निकल रहा है वहाँ से लेकर ये जो वाटर लेवल है इसका हाइट लेते हैं। तो ये हाइट हमारा कितना है दोस्तों, 2g h माइनस एल साइन थीटा, यानी कि h माइनस एल साइन थीटा। ये हम लोग कंजर्वेशन कुछ लॉज वगैरह लगा के हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो उसको मैं आपको यहाँ दिखाया नहीं हूँ। तो इस तरह से जो हमारा वेलोसिटी होगा, वो वेलोसिटी होता है वो हमारा होता है √2g h माइनस एल साइन थीटा। और अगर यहाँ पे भी स्क्वायर के जगह पे देखेंगे तो यहाँ से आप देखिए, इससे आप भी स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा 2g h माइनस एल साइन थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ओके, रूट हट जाएगा और बाकी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g को रहने देते हैं। तो हमारा जो टोटल हाइट होगा दोस्तों क्या होगा, जो देख सकते हैं आप, एच मैक्स इतना वाला डिस्टेंस प्लस ये एल साइन थीटा, एच प्लस एल साइन थीटा, यानी भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g प्लस एल साइन थीटा। अब अगर आप इसका सारा वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो चलिए सॉल्व करके हम आपको दिखा देते हैं। एल साइन थीटा प्लस भी स्क्वायर के जगह पे 2g h माइनस एल साइन थीटा और भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। ये देखिए 2g यहाँ से कट गया, ठीक है, और बचा क्या, h माइनस एल साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा और इधर एल साइन थीटा। तो l कितना है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे l और थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, l जो है वो 2 मीटर दिया है और थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है। तो l साइन थीटा, तो l 2 मीटर और साइन 30 मतलब 1/2, ठीक है, प्लस l साइन थीटा हो गया। उसके बाद बचा था क्या मेरे पास, 2g कट चुका था, बचा था h माइनस एल साइन थीटा, तो h है 10 मीटर और माइनस l है 2 और साइन 30 1/2 और साथ में साइन स्क्वायर थीटा, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 कट गया तो 10 माइनस 1 9, तो 9/4 और प्लस इधर 2 कट गया तो 1, 4 1 जा 4, तो 9 4 कितना हो गया दोस्तों, 13/4। तो कितना आ गया, ये 13/4 आया है, उसको काट छाँट लेते हैं। 13/4 इसको काटिएगा तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 के बाद पॉइंट लगा दीजिए तो 1 आएगा, तो 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी 3.25 मीटर ये जाएगा। ये जो रेफरेंस डैश लाइन है इससे 3.25 मीटर ऊपर जाएगा। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है दोस्तों तो ऑफकोर्स आंसर इतना ही होगा, लेकिन कहीं पर अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, आप अपने से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये भी फ्लूइड डायनेमिक्स का ही क्वेश्चन है दोस्तों, जैम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
क्वेश्चन है एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड इज इंजेक्टेड इनटू ए कॉनिकल पाइप। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक कॉनिकल पाइप दिख रहा होगा, ठीक है, ये कॉनिकल पाइप आपको दिख रहा होगा। तो ये जो कॉनिकल पाइप है दोस्तों, इससे एक फ्लूइड नॉन विस्कस फ्लूइड जो है वो कुछ इस तरह से, इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए और वाई एक्सिस मान लीजिए। तो नॉन विस्कस फ्लूइड है और ये जो सेक्शनल एरिया है इसको A0 मानिए और ये जो सेक्शनल एरिया है इसको A2 मानिए, ठीक है। इस पॉइंट पे जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो P0, वेलोसिटी है वो P0 V0 है। प्रेशर P0 है इस इनिशियल पॉइंट पर, वॉल्यूम V0 है। इस तरह से वाटर यहाँ से इंटर कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें प्रेशर वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है कि जैसे जैसे एक्स चेंज होगा प्रेशर का क्या नेचर होगा। तो बहुत ही बेसिक सा है, आइए देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि चूँकि ये वाला जो एरिया है, सेकंड वाला जो जिससे वाटर आउट निकल रहा है इस पॉइंट से, तो वाटर जहाँ से आउट निकल रहा है ये वाला जो एरिया क्रॉस सेक्शन, ये जो A2 है दोस्तों, वो ग्रेटर देन है एरिया, ये वाला जो एरिया आप देख लें जो इंटर कर रहा था उससे ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी जो होगा दोस्तों, आपको मालूम है कि जहाँ पे एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यानी कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। यानी एरिया अगर जहाँ पे बड़ा होगा वहाँ पे वेलोसिटी कम होगा, तो मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कम होगा और यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो V1 जो है दोस्तों, इंटरिंग पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे एरिया कम है, और जो आउट गोइंग पॉइंट है वहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा, ठीक है। इसका मतलब है दोस्तों कि जो वेलोसिटी जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे प्रेशर कम होता है। वेलोसिटी जहाँ पे ज़्यादा होता है दोस्तों वहाँ पे प्रेशर कम होता है। यानी कि प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होगा ना, जहाँ पे वेलोसिटी कम होता है। तो वेलोसिटी कम कहाँ पे होता है दोस्तों, V2 पॉइंट पे वेलोसिटी कम है, यानी P2 पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होगा। यानी कि P2 पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होगा दोस्तों। इसका मतलब है कि P2 पॉइंट जैसे जैसे आप आएंगे हमारा प्रेशर इंक्रीज करेगा, उसके बाद फिर ये स्ट्रीम लाइन फ्लो हो जाएगा, कुछ देर बाद स्टेडी फ्लो हो जाएगा। तो आप ये ग्राफ देख सकते हैं कि प्रेशर हमारा एक्स के साथ घट रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि वाटर इंटर करने के बाद चूँकि उसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो जैसे जैसे हम आएंगे तो प्रेशर बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये गलत बता रहा है, ये घटवा रहा है, तो नहीं हो सकता है। इसमें भी घट रहा है, नहीं हो सकता है। इसमें देखिए बढ़ रहा है लेकिन लगातार ये बढ़ते जा रहा है, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि ये बढ़ने के बाद एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद स्ट्रीम लाइन फ्लो हो जाएगा, तो फिर स्ट्रीम लाइन फ्लो हो जाएगा तो फिर वाटर का प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। आप ग्राफ देख सकते हैं, ये वाला, ये ग्राफ में देखिए इनिशियली इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जा रहा है। मतलब ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह से है दोस्तों। इनिशियली जब आप देख सकते हैं कि जब एक्स कुछ नहीं तब भी इसके पास कुछ प्रेशर है, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर इसका P0 है। तो इनिशियली इस पॉइंट पे प्रेशर P0 है यहाँ पे, जब ये इंटर कर रहा है, उसका इंक्रीज करने के बाद कुछ देर जाने के बाद ये कांस्टेंट हो जा रहा है, यानी स्ट्रीम लाइन फ्लो हो जा रहा है, ठीक है, मोशन कांस्टेंट हो जा रहा है। तो ऐसा होना भी चाहिए इन जनरल। बहुत देर तक आप वाटर खोल के छोड़ देंगे तो एक्स का मैक्सिमम रेंज के लिए प्लस इन्फिनिटी की ओर टेंड्स करेगा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो फिर धीरे धीरे मोशन स्टडी हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रीम लाइन फ्लो हो जाएगा, तो प्रेशर लगभग इक्वल होने लगेगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है इसको बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m फ्लोइंग ए ट्रेजेक्ट्री गिवन बाय x इक्वल टू x0 cos ω1t and y इक्वल टू y0 sin ω2t where x0, y0, ω1 and ω2 are constants of appropriate dimensions. The force on the particle is, तो हमें बताना है कि जो पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है वो सेंट्रल ओनली इफ ω1 इक्वल टू ω2, सेंट्रल ओनली इफ x0 इक्वल टू y0 and ω1 equal to ω2, always central, central only if x0 equal to y0 and ω1 is not equal to ω2। बॉडी जो पार्टिकल है मास m का, उसका ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ है, ये x और y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि फोर्स का नेचर कब सेंट्रल होगा। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन दोस्तों। ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल टू x0 cos ω1t and y इक्वल टू y0 sin ω2t, जैसा आप देख सकते हैं।
इफ़ द फोर्स इज सेंट्रल देन ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल विल बी सर्कुलर और एलिप्टिकल। सही बात है, सेंट्रल फोर्स फील्ड में अगर एनर्जी मिनिमम हो तो हमारा जो ट्रेजेक्ट्री होता है वो आइदर सर्कुलर होता है और एलिप्टिकल होता है। नाउ वी हैव, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करें तो देखो तो क्या मिलने वाला है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा 1t प्लस वाई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 2t। इफ़ ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा अगर हम लोग मान लें, मतलब ओमेगा 1 ओमेगा 2 को बराबर मान लें, जी इक्वल टू सम ओमेगा, देन क्या होगा देखिए आइए। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वाई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। लेट फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी कांस्टेंट एट एनी गिवन इंस्टेंट। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस वाई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ओमेगा 2 को फाई अगर मान लिया और कांस्टेंट मान लिया एट एनी गिवन इंस्टेंट किसी पर्टिकुलर समय पे, तो आप देख सकते हैं कि चूंकि एक्स नॉट स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है और फाई भी कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस रिप्रेजेंट्स ए क्लोज पाथ ऑब्टेन्ड बाय द पार्टिकल ड्यू टू द सेंट्रल फोर्स। ठीक है, ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 है तो क्या ये सर्कुलर पाथ का इक्वेशन है? यस, जिसका रेडियस 2 मीटर है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर होता है इक्वेशन स्टैंडर्ड, यानी कि ये एक सर्कुलर पाथ बना रहा है ना, क्लोज पाथ सर्कुलर पाथ ये एक बना रहा है। अगर ये बना रहा है तो फिर क्या कहना है ना, आपको सर्कुलर ये क्लोज पाथ तो बना ही रहा है, क्लोज पाथ बना रहा है भैया, तो फिर ये तो है सेंट्रल फोर्स। और क्या एजम्पशन यूज किया हम लोग, सिर्फ ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2। ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स नॉट और वाई नॉट भी ज़रूरी हो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, उनका इक्वल होना ज़रूरी नेसेसरी नहीं है, हो तो वेल एंड गुड लेकिन ज़रूरी नहीं है। सेंट्रल ओनली इफ ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2। ठीक है, यहाँ पे जैसे बोला है सेंट्रल ओनली इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट एंड ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक्स नॉट और वाई नॉट सिर्फ बराबर होगा तभी सेंट्रल होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑलवेज सेंट्रल, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, तो 2 एलिमिनेट हो चुका है। सेंट्रल ओनली इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट एंड ओमेगा 1, मतलब ऐसा भी जरूरी नहीं कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर नहीं होगा और ये बराबर होगा तब, ये तो ऐसे ही गलत है। तो ये बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन लग रहा है चारों में से, सबसे ज़्यादा सही यही लग रहा है। तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट या क्लोजेट आंसर चूज करना होता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम दीजिए आप, एंट्रेंस एग्जाम, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट या क्लोजेट आंसर होता है उसी को आपको चूज करना होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए सही हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कंसिडर ए स्मॉल बार मैग्नेट अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। एक बार मैग्नेट आप कंसिडर कीजिए और अलॉन्ग एक्स एक्सिस में वो कुछ इस तरह से SHM कर रहा है बार मैग्नेट, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल कुछ इस तरह से होंगे, सॉरी इधर साउथ इधर नॉर्थ, कुछ इस तरह से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग SHM कर रहा है। ठीक है भाई। A coil whose plane is perpendicular to the x-axis is placed such that the magnet passes in and out of it during its motion। मतलब इस तरह से कुछ कॉइल है दोस्तों, और एक सेकेंड, इस तरह से कुछ कॉइल है और ये कुछ आपका एक्स एक्सिस है, और ये जो हमारा मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये कुछ इस तरह से इन कर रहा है, फिर इन करके इस तरह से कुछ बाहर निकल जा रहा है, फिर इन कर रहा है, फिर बाहर कर रहा है, और ये कॉइल इस तरह से है कि ये प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर में एक्स एक्सिस है उसका। चलिए भाई बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो समझ में आया क्वेश्चन। आगे क्या बोलता है देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नेगलेक्ट डैम्पिंग इफेक्ट्स। अब भैया SHM हो रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो डैम्पिंग वैम्पिंग फैक्टर तो कंसिडर कर ही सकते हैं, फोर्स एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन वगैरह वाला कंसेप्ट, लेकिन उन्होंने बोला है कि वो सब फालतू चीज़ नेगलेक्ट कीजिए। आप सिर्फ इतना बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, नेगलेक्टिंग डैम्पिंग। आसान कर दिया थोड़ा सा। ऑप्शन A B C D सबको देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है इंड्यूस्ड EMF इज मिनिमम। अच्छा भाई ये सही बात है,
हम लोग को मालूम है कि जैसे जैसे हमारा ये जो कॉइल के अंदर है और बाहर ये जैसे जाएगा, जैसे जैसे अंदर जाएगा और बाहर जाएगा ईएमएफ जनरेट होगा उसके, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, फैराडेज लॉ से ईएमएफ जनरेट होगा। तो उसी ईएमएफ के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मिनिमम होगा व्हेन द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट क्रॉसेस द कॉइल। मतलब समझ पा रहे हैं ना कि जब सेंटर जो होगा बार मैग्नेट का सेंटर जब क्रॉस करेगा कॉइल को, यानी इस तरह से कॉइल है तो कॉइल का जब सेंटर जो है वो क्रॉस करेगा इसको, इस कॉइल को, बार मैग्नेट का सेंटर, तब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो मिनिमम होगा। ऑप्शन बी में कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल इज हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसएचएम। कॉइल पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा दोस्तों, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हाफ होगा ये जो एसएचएम कर रहा है हमारा बार मैग्नेट, उसके कंपेरिजन में। सी में कह रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल विल नॉट चेंज विद द वेलोसिटी ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट कितनों वेलोसिटी से इन और आउट होने लगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल पे चेंज होने वाला नहीं है। जो कॉइल है उस पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा वो चेंज होने वाला नहीं है। डी में कह रहा है द साइन ऑफ द ईएमएफ डिपेंड्स ऑन द पोल फेस ऑफ द मैग्नेट व्हिच इंटर्स इनटू द कॉइल। तो देखते हैं आइए क्या बात सही है। भाई साइन ऑफ द ईएमएफ नहीं, करंट का बात करता है कि साइन ऑफ द करंट या नेचर ऑफ द करंट, तो वो एन और एस के फेस किधर है इस पर डिपेंड करता है। ईएमएफ का साइन से क्या मतलब है, तो डी तो मुझे लग रहा होना नहीं चाहिए। लेते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मैग्नेट। इट इज गिवन दैट द मैग्नेट इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम along the axis of the coil, therefore its mean position will be located at the center of the coil. Hence velocity of the magnet will be maximum at the center and rate of change of velocity will be 0. Thus induced EMF will be minimum at the center. भाई ऑप्शन ए ही सही है, ठीक है ना। कारण मिल गया आप लोग को, मिला ना, ठीक। कारण मिला, नहीं मिला तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छा से पढ़ लो 2-4 बार। कह रहा है कि जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो इस बात पे डिपेंड करता है, किस बात पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पे, कि मैग्नेट का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहीं पे इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा ज़्यादा होगा। समझ पा रहे हैं, हमारा ज़्यादा होगा अगर जहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मैग्नेट ज़्यादा होगा। और चूंकि एसएचएम कर रहा है दोस्तों, तो हम लोग मालूम है सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि जो हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी होता है वो यहाँ पे सेंटर पे होता है और एक्सीलरेशन जो है वो मैक्सिमम होता है इस एक्सट्रीम पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है सेंटर पे, तो मैक्सिमम मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू होगा सेंटर पे वेलोसिटी का, यानी कि वहाँ पे वो कांस्टेंट है, मैक्सिमम है एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगा दोस्तों सेंटर पे वो 0 होगा। रेट ऑफ चेंज 0 हो जाएगा तो हमारा ईएमएफ मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सही बोला था ऑप्शन ए में कि जैसे जैसे वो अंदर जाएगा भैया, जब सेंटर उसका क्रॉस करेगा बार मैग्नेट का कॉइल से, उस दौरान जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कॉइल में वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ऑप्शन ए क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 37. A particle moves in a circular path in the xy plane centered at the origin. If the speed of the particle is constant, then its angular momentum about the origin is constant both in magnitude and direction. About 001 is constant in magnitude but not in direction. दोस्तों ये सही है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि जो अबाउट द ओरिजिन है वो कांस्टेंट होगा बहुत इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट अबाउट 001 जो है दोस्तों कांस्टेंट होगा सिर्फ मैग्नीट्यूड में लेकिन डायरेक्शन में नहीं। दोस्तों होता क्या है कि अगर आप देखेंगे, आप जेड एक्सिस पे कोई पॉइंट यहाँ लेते हैं 001 पे, तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है ना वो कुछ इस तरह से कुछ लूप यहाँ पे इस तरह से बनाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओरिजिन पे बात करेंगे दोस्तों, तो ओरिजिन पे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कांस्टेंट होता है एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे हर एक पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड जो होता है एंगुलर मोमेंटम का कांस्टेंट होता है 001 पॉइंट पे, लेकिन डायरेक्शन दोस्तों वेरी करता है, ठीक है। डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होता है। ये कंसेप्ट में आपको क्लासिकल मैकेनिक्स अगर लेक्चर सीरीज आएंगे या अगर पढ़ाए होंगे आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल, तब देख सकते हैं क्यों ऐसा होता है। तो ऑप्शन ए और बी इसका सही है दोस्तों, सी और डी गलत है।
एमएसक्यू क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो हमने नहीं दिया, कुछ आंसर में एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे देख रखा है। व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन एक्स वाई प्लेन center at O, the magnitude and direction of angular momentum of the particle will constant about the origin. About the point 001, the magnitude of angular momentum will be constant, but direction will change because the particle is moving in circular path in xy plane. तो वही कहानी जो मैंने आपको बताया, इसका मैं यहाँ पे डेरिवेशन आपको नहीं दिखा रहा हूँ, इसका अच्छा खासा डेरिवेशन कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन है। हमने फ़ोटो खींचना भूल गया तो अब यहाँ पे बीच में घुसा नहीं सकते हैं फ़ोटो को। हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा लेक्चर ही इसका ख़त्म हो जाए, ये वाला जो PDF है, तब मैं कोशिश करूँगा अगर उस समय मुझे याद आ गया तो मैं इसका आपको कंसेप्ट प्रॉपर डाल दूँगा, छोटा सा एक 5 मिनट का वीडियो बना के, ठीक है। फिलहाल देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है एन ऑब्जर्वर इज लोकेटेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्न टेबल विच रोटेट्स अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस passing through its center with a uniform angular speed of 2 radian per second. A mass of 10 gram is sliding without friction on the turntable at an instant when the mass is at a distance of 8 cm from the axis. It is observed to move towards the center with a speed of 6 cm per second. The net force on the mass as seen by the observer at that instant is, टर्न टेबल है और 2 रेडियन पर सेकंड से टर्न टेबल खुद रोटेट कर रहा है। उसी समय एक 10 ग्राम का मास जो है किसी समय पे सेंटर से 8 सेंटीमीटर पे है और 6 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से सेंटर की ओर अप्रोच कर रहा है, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं। सॉरी गाइज, मैंने इसका सॉल्यूशन डालने भूल गया, पता नहीं क्यों मैं भूल गया, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 2 तरह के फोर्स लगेंगे। एक तो कोरिलेस फोर्स लगेगा, दैट इज -2m ओमेगा क्रॉस b या v क्रॉस ओमेगा, और मतलब मैग्नीट्यूड में बात करें तो 2m ओमेगा क्रॉस b। और चूँकि ओमेगा जो है जेड एक्सिस में लगेगा, रोटेशन हो रहा है इस तरह से, और वेलोसिटी जो है हमारा इस तरह से अप्रोच कर रहा है ओरिजिन की ओर, तो दोनों परपेंडिकुलर होगा। तो sin 91 यानी कि 2m v ओमेगा या ओमेगा v 6 सेंटीमीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रहा है पार्टिकल, और ओमेगा एंगुलर 2 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है, मास 10 ग्राम दिया हुआ है, 2 तो कांस्टेंट है, ठीक है। कोरिलेस फोर्स मिल जाएगा आपको। 2 तरह के फोर्स लगेंगे, एक कोरिलेस फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसा आप जानते हैं सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के केस में। दूसरा जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स CR, वो कितना हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। mv स्क्वायर बाय यानी कि mr ओमेगा स्क्वायर। तो m मास आपको गिवन है और रेडियस आपको टर्न टेबल का पता होना चाहिए, ओमेगा आपको गिवन है। तो रेडियस कितना होगा, तो पार्टिकल जब है तो 8 सेंटीमीटर पे है, तो वही उसका रेडियस होगा, ठीक है। तो दोनों फोर्स को जब आप निकाल लेंगे दोस्तों, तो उसको क्या करते आप दोनों, हम आपको इसका भी प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे इस लेक्चर ख़त्म होने के बाद। मैंने भूल गया इसका आंसर अपलोड करने। दोनों फोर्स का आप वहाँ पे जब डायरेक्शन हम आपको दिखाएंगे तो पता चलेगा दोनों ही फोर्स जो है एक दूसरे का जस्ट परपेंडिकुलर होता है। तो फिर वो दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, एफ कोरियोलिस फोर्स का स्क्वायर प्लस एफ सेंट्रीपिटल फोर्स का स्क्वायर, इस तरह से मैग्नीट्यूड निकालोगे दोनों परपेंडिकुलर फोर्स का। तो पार्टिकल पे जो नेट फोर्स आता है आंसर, वो आता है आपका 0.004 न्यूटन, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और मैं इसको सारे लेक्चर PDF क्लासिकल मैकेनिक्स के ख़त्म होने के बाद मैं कोशिश करूँगा अपलोड कर देने का, अगर मुझे याद रहा तो मैं श्योर दे दूँगा। तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड है। और जो हमारा क्वेश्चन है ये IIT गुवाहाटी में 2015 में पूछा गया था 2 मार्क्स में। 7 यूनिफॉर्म डिस्क ईच ऑफ मास m एंड रेडियस स्मॉल r। आपको यहाँ पे 7 यूनिफॉर्म डिस्क दिख रहे होंगे दोस्तों, सातों का जो मास है वो स्मॉल m है और रेडियस स्मॉल r है। आर इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए रेगुलर हेक्सागोन एज शोन इन द फिगर। ये एक इस तरह से हेक्सागोन बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इनमें ये जो आप डिस्क है, ये जो आपको दिख रहा होंगे
सातों डिस्क इसको इस तरह से रखा गया है, सबका रेडियस आर है और मास एम है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम ऑफ 7 डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रल डिस्क एंड परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द डिस्क इज। ये जो सातों डिस्क है इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है दोस्तों, किस एक्सिस के अबाउट में। जो ये जो आप दिख रहा होगा सेंट्रल डिस्क, इसके सेंटर से पास हो रहा होगा वो एक्सिस और परपेंडिकुलर होगा इस सेंट्रल डिस्क का प्लेन पे। मतलब मैं आपको स्क्रीन पे दिखा नहीं पा रहा हूँ, जैसे आप मोबाइल में देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो आपके स्क्रीन के ऊपर से अगर घुसा के कोई एक्सिस पार कर दे आप मोबाइल के आर पार, तो उस तरह का कुछ एक्सिस है जो परपेंडिकुलर है प्लेन पे। किसका प्लेन पे? ये जो आप सेंट्रल डिस्क दिख रहे हैं उसका प्लेन पे, सेंट्रल डिस्क के प्लेन पे परपेंडिकुलर हो और उसके सेंटर से पास हो रहा हो। तो ये जो आप देख रहे होंगे सेंट्रल डिस्क, तो उसका तो सेंटर से पार हो रहा है दोस्तों। तो डिस्क का सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है दोस्तों। और जो परपेंडिकुलर पे प्लेन होता है, अगर मास एम है रेडियस आर है तो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो सेंट्रल डिस्क का तो एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। बाकी डिस्क का क्या होगा भाई? तो चलिए हम लोग एक किसी डिस्क को कंसिडर करते हैं, बाकी के लिए सेम होगा। मान लेते हैं कि ये वाला डिस्क का सेंटर यहाँ पे है और इसका वाला सेंटर यहाँ पे है। तो हमें इस एक्सिस पे, एक्सिस तो हमारा सेंट्रल डिस्क पे है यहाँ पे, और इसका एक्सिस कुछ यहाँ पे मान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका रेडियस यहाँ से आर सेंट्रल डिस्क का, और ये डिस्क का भी रेडियस यहाँ से आर। तो इन लोगों का सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2r है दोस्तों। इस डिस्क का, ये जो डिस्क दिख रहा है इसका, अगर इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस डिस्क का अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है दोस्तों? एम आर स्क्वायर बाई 2 है, प्लस होता है एम आर स्क्वायर। हम लगा रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फार्मूला नहीं, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? मास एम है और डिस्टेंस है 2r, तो एम इंटू 2r का स्क्वायर। आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है पता ही होगा, कि अगर सेंटर ऑफ मास से, कि अगर आपको कोई एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पार हो रहा है उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM मालूम है, तो अदर एक्सिस जो r डिस्टेंस पे है उस एक्सिस का अगर आपको इस एक्सिस मतलब इस पॉइंट या इस एक्सिस का अगर इसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो कितना हो जाएगा? इस एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ICM प्लस MR स्क्वायर, यानी कि मास इंटू ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस, उसका स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेंट्रल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया दोस्तों? MR स्क्वायर बाई 2 हो गया। और अदर का कितना हो जाएगा? अदर का हो जाएगा MR स्क्वायर बाई 2 उस एक्सिस के अलॉन्ग, प्लस एम इंटू ये इन लोगों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो दो कोई भी डिस्क ले लें और उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आप देखेंगे तो r प्लस आर 2r होगा, यानी m इंटू 2r का स्क्वायर, तो वो ऐड हो जाएगा। MR स्क्वायर बाई 2 प्लस m इंटू 2r का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक है। 6 डिस्क के लिए है, क्योंकि ये जो बाहर वाले 6 हैं और सेंट्रल का MR स्क्वायर बाई 2 सिर्फ होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस पूरा को अगर आप जोड़ जाड़ लेंगे, घटाव के मतलब जो भी कैलकुलेशन है कर लेंगे, तो आएगा 55/2 MR स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा दोस्तों, होगा ऑप्शन डी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और देखिए, सॉरी, हमने जो यहाँ पे अभी कुछ देर पहले आपको जो कोरिलेस फोर्स वाला बोला था, उसका देखिए आंसर यहाँ पे मुझे मिल रहा है। 2 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, दैट इज कोरिलेस एंड सेंट्रीफ्यूगल। कोरिलेस फोर्स इज -2m ओमेगा क्रॉस b, सब कुछ दिया हुआ है। और जो कोरिलेस फोर्स आया वो टेंजेंशियली इतना आया मैग्नीट्यूड में। सेंट्रीपिटल फोर्स सबको मालूम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स MR ओमेगा स्क्वायर, उसको भी देखिए यहाँ पे निकाला जा रहा है। और निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि वो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है इन रेडियल डायरेक्शन। तो सर्कुलर मोशन में अगर हम लोग बात करें तो ये होता है रेडियल डायरेक्शन और ये होता है टेंजेंशियल। तो रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन के बीच एंगल 90 है। रेडियल डायरेक्शन में हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और कोरिलेस फोर्स जो लग रहा है वो टेंजेंशियल, तो दोनों फोर्स के बीच एंगल 90 है। तो नेट फोर्स जो होगा दोस्तों क्या होगा? आपको मालूम ही होगा ना, √FC² प्लस FR²। देखिए टोटल फोर्स निकाल रहे हैं, सॉल्व करके 0.004 न्यूटन आ गया, जो हमने आपको बताया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अभी वाला जो क्वेश्चन है देखिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इट सेंटर इज, सेंट्रल डिस्क के अबाउट इट सेंटर होता है MR स्क्वायर बाई 2। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पैरेलल एक्सिस होगा वो होता है सेंटर का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इंटू 2r का स्क्वायर, ठीक है।
तो देखिए वही m इंटू 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, तो उसी को देखिए 4mr स्क्वायर लिखा है। और आई सेंटर तो हम लोग को मालूम है mr स्क्वायर बाई 2, तो mr स्क्वायर बाई 2 प्लस 4mr स्क्वायर, 4mr स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल वाला का देखिए mr स्क्वायर बाई 2 प्लस 6 टाइम अदर का जो है, अदर जो 6 साइड में आपको दिख रहा था उन लोगों का कितना हो जाएगा, सेंटर से प्लस मास इंटू डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्क्वायर, यानी कि m इंटू 2r स्क्वायर यानी 4mr स्क्वायर। इस पूरा को आप सॉल्व कर लीजिए आप, तो आप देख सकते हैं 55/2 mr स्क्वायर आपके पास आंसर रेडी है। और यही आपका ऑप्शन डी जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कंसेप्ट के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन XY प्लेन। दोस्तों ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और IIT-JEM 2015 यानी IIT गुवाहाटी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। MS की क्वेश्चन है दोस्तों, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है पार्टिकल ऑफ मास m is moving in XY plane. At any given time t, its position vector is given as r of t equal to a cos omega t I cap plus b sin omega t j cap, where a, b and omega are constants, where a is not equal to b. Then which of the following statements are true? तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑर्बिट ऑफ द पार्टिकल इज एन इलिप्स, speed of the particle is constant, at any given time t the particle experiences a force toward origin, the angular momentum of the particle is m omega ab k cap। चलिए भाई देख लेते हैं, सबसे पहले ऑर्बिट निकाल लेते हैं। तो गिवन है पोजीशन वेक्टर r एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कितना गिवन है, a cos ओमेगा टी आई कैप प्लस b sin ओमेगा टी जे कैप। दोस्तों आपको मालूम है पोजीशन वेक्टर से हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो पोजीशन वेक्टर को एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dr/dt करने से हमें वेलोसिटी मिल जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो a का a और cos ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी से देखिए t का 1 हो गया और ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ गया आई कैप, प्लस यहाँ से b का, b तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा, तो बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी और जे कैप। तो अगर मैग्नीट्यूड बात करें स्पीड का, हम लोग सिर्फ मॉड मैग्नीट्यूड का, चूँकि अभी भी जो है हमारा वेक्टर फॉर्म में आप देख सकते हैं, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करें तो क्या करना पड़ेगा, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर और अंडर रूट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अंडर रूट है, ए का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। उसी तरह जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी बी ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कितना हो गया, बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और इसको जब हम सॉल्व कर लिए तो आप देख सकते हैं कि कितना आ गया, चूँकि ओमेगा स्क्वायर कॉमन है तो ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया और रूट से बाहर आ रहा है तो ओमेगा सिर्फ मिलेगा हमको। अंडर रूट क्या बचा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। आप फर्दर देख सकते हैं कि हमारा जो भी है, अब यहाँ से देखिए आप ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो ए बाहर आएगा और ए बाहर आ गया है, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी चूँकि ए स्क्वायर बाहर आ चुका है, प्लस यहाँ तो ए स्क्वायर था नहीं तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। फिर से साइन स्क्वायर ओमेगा टी को देखिए हम लोग लिख दिए हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और चूँकि यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है तो कॉमन ले लिए, तो बच गया 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और देख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वी है दोस्तों डिपेंड्स ऑन टाइम, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, तो ऑप्शन बी ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अदर ऑप्शन चेक करते हैं। एज ए इज नॉट इक्वल टू बी, जैसा कि ए इज नॉट इक्वल टू बी है दोस्तों, एंड सिंस आर टी इज इलिप्टिकल इन नेचर, देयरफॉर आर टी इज इलिप्टिकल इन नेचर। आर टी इलिप्टिकल इन नेचर इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि अगर आप करेंगे यहाँ पे देखिए, हाँ चूँकि ये क्या है हमारा, ए कॉस ओमेगा टी जो है वो एक्स है, एक्स का वैल्यू है, ए कॉस ओमेगा टी एक्स कंपोनेंट है,
और ये बी साइन ओमेगा टी क्या है दोस्तों, वाई कंपोनेंट है, ठीक है, बी साइन ओमेगा टी। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी है, तो आप देखिए उन लोग का अगर स्क्वायर करके अगर आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि अगर ए इज इक्वल टू बी होता इज इक्वल टू आर, तो ये क्या बन जाता, आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन आता, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाता, तो इधर बचता आर स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बचता है। तो एक सर्किल का इक्वेशन है, लेकिन अभी ए इज इक्वल नॉट इक्वल टू बी है, तो ये इलिप्स का एक इक्वेशन है, ऑफकोर्स है, ये इलिप्टिकल इन नेचर है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ओके। क्योंकि एम्पलीट्यूड जैसे ये भी एक इलिप्टिकल जो है जनरल केस है और सर्कुलर उसका स्पेशल केस है। जैसे अभी का केस में ये सेमी मेजर एक्सिस ए मान लेते हैं और ये सेमी माइनर एक्सिस बी है, यही ए और बी जब बराबर हो जाएगा तो वो सर्कुलर बन जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये जो ऑप्शन है दोस्तों ये भी करेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन में जनरली इलिप्टिकल सर्कुलर पाथ, इलिप्टिकल पाथ, क्लोज पाथ होता ही है। तो ऑर्बिट ऑफ द पार्टिकल जो होगा दोस्तों वो एक इलिप्स बनाएगा। ऑप्शन ए सही हो गया चुका, बी गलत हो चुका है। अब सी और डी को देखते हैं। दोस्तों अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकालना चाहेंगे फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग वेलोसिटी यहाँ पे निकाल चुके हैं वेक्टर फॉर्म में, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो इसी वेलोसिटी को अगर और एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये देखिए माइनस ए ओमेगा और ये साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा फिर से बाहर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, तो ये प्लस माइनस बन जाएगा। और बी ओमेगा और ये कॉस ओमेगा टी बदल जाएगा साइन ओमेगा टी में, और ओमेगा टी से फिर एक ओमेगा आएगा, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो आई कैप जे कैप तो रहेगा ही। आप अपनी से भी पेन कॉपी में कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस बी ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी जे कैप। अगर आप माइनस और ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस बी साइन ओमेगा टी जे कैप, और ये हमारा आर ऑफ टी है, यानी पोजीशन वेक्टर यही था ना, यस। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये आर ऑफ टी था पोजीशन वेक्टर, तो देखिए यहाँ पे लिख दिया आर ऑफ टी। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर टी। फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर आप निकालना चाहेंगे तो क्या होगा दोस्तों, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन यानी यहाँ मास से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर टी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा फोर्स है वो नेगेटिव साइन है और रेडियली है। तो इस तरह से अगर आप मानेंगे यहाँ पे ओरिजिन है और ये रेडियल डायरेक्शन है, तो ओरिजिन से अगर इधर आ रहा है कोई माइनस आर की तरफ, यानी कि टुवार्ड्स ओरिजिन है, तो नेचर ऑफ द फोर्स जो है दोस्तों टुवार्ड्स ओरिजिन है। आप देख सकते हैं सर्कुलर इलिप्टिकल मोशन है कुछ इस तरह से, और टुवार्ड्स सेंटर की ओर हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है। आर कैप डायरेक्शन होगा रेडियल डायरेक्शन, और माइनस बता रहा है कि फोर्स जो है अवे नहीं लग रहा है सेंटर से, टुवार्ड्स सेंटर लग रहा है, नेगेटिव रेडियल डायरेक्शन में वो जाना चाह रहा है, ठीक है। तो विच इज टुवार्ड्स द सेंटर, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द नेचर ऑफ द फोर्स इज ऑफकोर्स टुवार्ड्स द सेंटर। तो इस तरह से हमारा ये जो ऑप्शन था दोस्तों कि एट एनी गिवन टाइम टी द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस ए फोर्स टुवार्ड्स ओरिजिन, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एम ओमेगा ए बी के कैप है कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों जो हमारा एंगुलर मोमेंटम एल होता है वेक्टर फॉर्म में अगर बात करें तो ये होता है आर क्रॉस पी, पोजीशन वेक्टर इनटू लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम को हम लोग मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, और मास चूँकि वेलोसिटी है नहीं स्केलर है तो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, आर क्रॉस बी बचेगा, ठीक है। तो एम इंटू आर क्रॉस बी, तो उसी को देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम एम इंटू ये वेक्टर फॉर्म में आर क्रॉस बी, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है।
और हम लोग को आर और भी वेलोसिटी और आर जो है दोनों हम लोग को वेक्टर फॉर्म में मालूम है। यहाँ पे देखिए आर भी मालूम है और वेलोसिटी भी मालूम है, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, आर क्रॉस भी निकालना है। तो आर क्रॉस भी निकालने के लिए पहले सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इसका इससे क्रॉस प्रोडक्ट, देन फिर ये जो सेकंड कंपोनेंट है उसका इससे और ये सेकंड कंपोनेंट का इससे, ठीक है। तो चलिए यहीं पर अब कैलकुलेशन आपको बता देते हैं। आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो इसका खुद से करोगे तो 0 हो जाएगा। आई का जब इसके साथ करोगे तो बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए कॉस ओमेगा टी और यहाँ पे क्या है बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो ए और यहाँ का बी बन गया ए बी और ये यहाँ का ओमेगा ओमेगा और ये कॉस ओमेगा टी क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो ए बी ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। आई क्रॉस जे कैप क्या बन जाएगा दोस्तों के कैप, क्लियर है। अब उसी तरह जब ये सेकंड वाला जे वाला को जे के साथ करोगे यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, जे वाला जो है सेकंड वाला टर्म उसको फर्स्ट वाला के साथ करोगे तो बचा रहेगा। तो बी और यहाँ ए ओमेगा, तो माइनस ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी आप देख सकते हैं बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साथ में जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई माइनस के कैप होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये यहाँ पे के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ए बी ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ए बी ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, के कैप। तो ए बी ओमेगा के कैप, यहाँ से भी ए बी ओमेगा के कैप कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो ऐड होके 1 हो जाएगा, तो बचेगा ए बी ओमेगा के कैप, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप अपने से भी कर सकते हैं जिससे भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तो आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों हमने निकाला और वो कितना आ गया ए बी ओमेगा के कैप आ चुका है और मास से चुकी, ये आर क्रॉस भी हमारा क्या आया ए बी ओमेगा के कैप आया और ये मास मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एम अच्छा से लिखिएगा तो एम ओमेगा ए बी के कैप। ऑफ कोर्स दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन था दोस्तों उसका जो आंसर है वो कितना होगा, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज एम ओमेगा ए बी के कैप, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और सी भी सही था, बी गलत था और ये सही था, यानी ए सी डी सही है और बी जो है ये सही है और बी जो है वो गलत है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आई थिंक जैम 2015 का, यस नॉट डाउट में नहीं श्योर है, ये भी क्वेश्चन जैम 2015 का है, IIT गुवाहाटी का क्वेश्चन था, MSQ क्वेश्चन है ये भी 2 मार्क्स का। कंसेप्ट के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ए रॉड इज हैंगिंग वर्टिकली फ्रॉम ए पिवट, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये रॉड जो है ये पिवट से इस तरह वर्टिकली झुका हुआ है, हैंग है। ए पार्टिकल ट्रेवलिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आप देख सकते हैं पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, कोलाइड्स विद द रॉड एज शोन इन द फिगर, और ये रॉड से कोलाइड करता है, ठीक है भाई। फॉर द रॉड पार्टिकल सिस्टम, यानी कि ये रॉड पार्टिकल सिस्टम के लिए बात कर रहा है, ठीक है। फॉर द रॉड पार्टिकल सिस्टम कंसिडर द लिनियर मोमेंटम एंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पिवट, ये जो पूरा पार्टिकल और ये जो हमारा आप देख पा रहे हैं रॉड और जो पार्टिकल सिस्टम है दोस्तों, ये रॉड प्लस पार्टिकल जो है दोनों, ये जो पूरा रॉड पार्टिकल सिस्टम है इस पूरा कंबाइंड सिस्टम के लिए आप एंगुलर मोमेंटम और लिनियर मोमेंटम अबाउट द पिवट, ये जो पिवट है इसके अबाउट में आप बात कीजिए, मतलब जो भी यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम और लिनियर मोमेंटम का बात किया जाएगा आगे ऑप्शन में वो कौन सा एंगुलर और लिनियर मोमेंटम होगा, तो इस पार्टिकल प्लस पिवट रॉड सिस्टम का अबाउट द पिवट। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब नॉट ट्रू का मतलब गलत कौन कौन है, ठीक है। बोथ लिनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम आर कंजर्व्ड, लिनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट एंगुलर मोमेंटम इज नॉट, लिनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड बट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ये तो सही है भाई, लिनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है। नाइदर लिनियर मोमेंटम नॉर एंगुलर मोमेंटम आर कंजर्व्ड, ये तो गलत हो गया क्योंकि लिनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा।
इसमें बहुत कंजप्ट गलत हो गया, इसमें एक भी कंजप्ट नहीं, ये भी गलत हो गया। सही क्या है, लीनियर मोमेंटम एल जो है हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजप्ट होगा और लीनियर मोमेंटम कंजप्ट नहीं होगा। क्यों, अभी देखेंगे हम लोग। तो सी जो है वो सही है और बी गलत है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि पी जो है वो कंजप्ट होगा लेकिन एल नहीं होगा, तो ये गलत बोल रहा है। तो जो हमें गलत है वही पहचानना है। तो ये गलत है, बी गलत है, डी गलत है। सही है सी कि लीनियर मोमेंटम पी कंजप्ट नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजप्ट होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, ये देखते हैं। तो कुछ एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। फॉर द गिवन पार्टिकल रॉड सिस्टम द नेट फोर्स एक्टिंग इज जीरो। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल और रॉड्स को अगर एक सिस्टम मान ले, जैसे पार्टिकल आ रहा है और ये रॉड है यहाँ पे, तो इसको पूरा कंबाइंड एक सिस्टम मान ले, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है ना। फॉर द गिवन पार्टिकल रॉड सिस्टम द नेट फोर्स एक्टिंग इज जीरो। ठीक है, नेट फोर्स जो है वो कितना है दोस्तों, जीरो है। और जीरो का मतलब है दोस्तों जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। सॉरी, टॉर्क जीरो होगा दोस्तों, सॉरी अबाउट द पिवट जो है सिस्टम का टॉर्क जीरो होगा, और टॉर्क जो होता है वो dl/dt होता है। ठीक है, टॉर्क जीरो होगा यानी dl/dt जीरो होगा दोस्तों। इसका मतलब एल जो है एंगुलर मोमेंटम ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कंजर्व्ड होगा। बट लीनियर मोमेंटम इज बीइंग चेंज्ड फॉर पार्टिकल रॉड सिस्टम, लेकिन लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। ऐसा इसलिए होगा, यहाँ पे ये गलत लिखा है, यहाँ पे ये नेट फोर्स नहीं नेट टॉर्क होना चाहिए था। नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो एंड ऑफ कोर्स एल जो है वो हमारा कंजर्व्ड होगा। लेकिन अगर हम लोग देखें ध्यान से, अगर हम लोग लीनियर मोमेंटम की बात करें दोस्तों, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होने का मतलब है कि टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हमारा जीरो है, क्योंकि dp/dt या फिर एक्सटर्नल जीरो मतलब p इज कांस्टेंट। तो क्या इस पर कोई सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो हाँ भाई फोर्स तो है, क्योंकि इनका अपना नीचे वेट mg भी काम कर रहा है, और साथ में ये जैसे इसको हीट करेगा तो हीट करने के बाद ये कुछ अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा इसको कोलाइड करने के बाद। ठीक है, और कोलाइड करने के बाद मोमेंटम ट्रांसफ़र करने के बाद इसका जो एनर्जी है चेंज होगा दोस्तों। तो इस तरह से इसका वेलोसिटी चेंज होगा और फाइनली जो है इसका मोमेंटम कंजर्व नहीं हो सकता है लीनियर मोमेंटम सिस्टम का। ठीक है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम इसलिए कंजर्व्ड रहेगा क्योंकि इस पिवट पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा दोस्तों, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन है ये, और लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट में अगर टॉर्क निकालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और नेट टॉर्क इस तरह से सिस्टम का जीरो होने के कारण हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है दोस्तों वो क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। तो ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है एंड सी सही है। तो अभी हमें पहचानना था कि जो गलत है उसको मार्क करना था, तो ये बी और डी हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको मदद मिला होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइज, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का है, और इस क्वेश्चन को अभी हम इस लेक्चर में कवर नहीं करेंगे, इसको आने वाला नेक्स्ट यानी लेक्चर नंबर 8 पे कवर करेंगे, क्योंकि अभी जो बन गया लेक्चर वो ऑलरेडी लेक्चर नंबर 7 है। तो आशा करते हैं कि आप तब तक एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छे से, सेफ़ होंगे घर में, और अपना तैयारी आप करते रहें। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। आप जीरो से हीरो लेवल तक जा सकते हैं। आपको फिज़िक्स नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप पढ़ते रहें दोस्तों, कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है। सोर्स ऑफ मटेरियल की भी चिंता ना करें। आपको यहाँ पे हम जितना अवेलेबल करवा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज छांट के और जो सॉल्यूशन जितने भी हो सके हमसे प्रोवाइड करवा रहे हैं, दैट इज़ नॉट सो ईजी। ये ईजी टास्क नहीं है, काफ़ी हार्ड टास्क है। तो आशा करता हूँ कि आपको इससे बेनिफिट मिल रहा होगा। अगर मिल रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।